हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन। तो क्या प्रिंसिपल है रॉकेट प्रोपल्शन का, ये आपको पता है। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कैसे, जैसे आपको पता है ये रॉकेट है, ठीक है। इसके बैकवर्ड से क्या निकलती हैं, गैसेज निकलती हैं, ठीक है। जो भी फ्यूल बर्न होता है उसकी वजह से क्या होती है, यहाँ से गैसेज निकलती हैं। तो ये जब गैसेज निकलती हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो जो गैसेज निकल रही हैं उनका मास होगा, ठीक है, जिसको हमने मान लिया dm मान लिया, चलो मान लो, ठीक है, स्मॉल मास मान लिया हमने, इस तरीके से कंसीडर कर लिया। और जो वेलोसिटी होगी, कुछ वेलोसिटी भी होगी इधर इसकी, ठीक है, जिसको हमने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ मोमेंटम बनेगा या नहीं, मास भी है, वेलोसिटीज भी है, बैकवर्ड में कुछ मोमेंटम बन रहा है। तो इसकी इम्पार्ट्स मतलब इसकी बदले में ये क्या करेगा, एक फॉरवर्ड मोमेंटम भी लगाएगा, जिसकी वजह से ये क्या करता है, अपवर्ड मूव करता है। इस पर क्या लगती है, एक अपवर्ड थ्रस्ट लगती है, ठीक है, जैसे हम कहते हैं थ्रस्ट क्या होती है, एक नॉर्मल फोर्स, यानी कि अपवर्ड फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर, ठीक है, अपवर्ड। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, जितना यहाँ बैकवर्ड मोमेंटम होगा, ठीक है, उतना ही फॉरवर्ड मोमेंटम भी होगा, ठीक है। यही तो क्या होता है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। तो उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये कि बैकवर्ड मोमेंटम ने क्या किया, एक फॉरवर्ड मोमेंटम भी उतना ही लगाया। ऑब्वियस बात है, ये क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। जैसे कि हमने बात की थी गन की, ठीक है, गन में क्या हुआ था, गन से क्या निकली थी, बुलेट निकली, ठीक है। बुलेट का मास था और उसकी वेलोसिटी थी, और उसने क्या किया था, एक बैकवर्ड मोमेंटम भी लगाया था। यहाँ फॉरवर्ड में बुलेट गई थी और बैकवर्ड में क्या लगा था, गन के ऊपर मोमेंटम लगा था, जिसकी वजह से इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन ही थी। तो वही काम यहाँ हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, गैसेस की वजह से बैकवर्ड मोमेंटम लग रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, रॉकेट पे एक फॉरवर्ड मोमेंटम लग रहा है, उतना ही, समझ रहे हो। क्योंकि यहाँ भी क्या होगा, इसका रॉकेट का मास होगा और वेलोसिटी होगा, तो यहाँ पर भी क्या है, मोमेंटम है। तो ये फॉरवर्ड मोमेंटम इक्वल होगा किसके, बैकवर्ड मोमेंटम के। क्लियर है। तो यही चीज़ लिख रखी है, द प्रोपल्शन ऑफ द रॉकेट इज एन एग्जांपल ऑफ द मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। क्या होता है, इन विच द लार्ज बैकवर्ड मोमेंटम ऑफ द इजेक्टेड गैसेज, जो गैसेज इजेक्ट हो रही हैं, इम्पार्ट्स मतलब जो लगा रही हैं, एंड इक्वल फॉरवर्ड मोमेंटम टू द रॉकेट। क्या कर रही हैं, जो इजेक्ट हो रही हैं गैसेज, लार्ज बैकवर्ड मोमेंटम हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, रॉकेट पे क्या लग रहा है, एक फॉरवर्ड मोमेंटम लग रहा है, उतना ही। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। उसके बाद क्या लिख रखा है, ड्यू टू डिक्रीज इन मास ऑफ द रॉकेट ऑफ फ्यूल सिस्टम द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट कीप ऑन इंक्रीजिंग। देखो एक चीज़ को समझो, फोर्स क्या होता है आपको पता है, मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, F बाय में m, ठीक है। अब ये इसका एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि मास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि देखो जितना भी रॉकेट का मास होगा, ठीक है, अब फ्यूल बर्न होता जा रहा है तो मास कम हो रहा है, तो मास कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका बढ़ता जाएगा। यही चीज़ लिख रखी है यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन की, जो वेलोसिटी गेन करता है रॉकेट, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमने ये रॉकेट बनाया है, जिसमें हमने बोला है कि ये t=0 पे, t=0 पे मतलब क्या, ये इसका इनिशियल मास हो गया m0 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है v0। ये ऑब्वियस ही बात है, v0 वेलोसिटी क्या होगी, अगर इनिशियली हम माने तो 0 हो सकती है। क्लियर, इनिशियली अगर हम रेस्ट पे मान रहे हैं इसको तो v0 इसकी 0 हो सकती है, ठीक है। अब हम क्या बना रहे हैं, इसमें एक और रॉकेट बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से एक और रॉकेट बनाया हमने ये, ठीक है। ये क्यों बना रहे हैं हम इसमें, बताओ। इसलिए बना रहे हैं ताकि आप इसमें डिफरेंस कर सको। ये t=0 पे है। अब यही रॉकेट जब हमने t जो टाइम है वो t पे देखा, एट टाइम t में t, ठीक है। एक तो t=0 पे है, अब t पे हमने क्या देखा कि इसका मास जो है वो m रह गया और इसकी वेलोसिटी जो है वो v हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हमने किसी टाइम t पर इसको देखा तो ये हमारा मास क्या है, इंस्टेंटेनियस मास है, और ये वेलोसिटी क्या, इंस्टेंट, मतलब किसी इंस्टेंट पे एकदम से देखा हमने कि क्या मास है, तो इंस्टेंटेनियस मास, और किसी इंस्टेंट पे हमने वेलोसिटी देखी तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई इसकी, ठीक है। ये इनिशियल मास है, इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस, किसी एक इंस्टेंट पे मास कितना है और कितनी वेलोसिटी है। अब देखो जब कोई टाइम निकल गया, ऑब्वियस ही बात है, जब टाइम निकल गया और किसी टाइम पे हमने देखा कि रॉकेट की वेलोसिटी ये है और मास ये है, तो ये वाला जो मास है ये कम ही होगा इनिशियल वाले मास से, या नहीं होगा। तो यानी कि मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो m है वो लेस है m0 से, और ये जो v है ये ग्रेटर है v0 से। देखो ना, टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज करेगी रॉकेट की, और मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ये हमें पता है। क्लियर है इतनी बात या नहीं, यहाँ से हमें पता चला था ये ma से मास कम हो रहा है, ऑब्वियसली फ्यूल बर्न होगा तो मास कम होता रहेगा, मास कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है तो मतलब क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, इसमें कोई दिक्कत। और ऑब्वियस ही बात है, इसमें एग्जॉस्ट गैसेस भी निकलेंगी, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, vg है, मान ली हमने, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, जो बाहर निकल रही हैं गैसेस, ठीक है। समझ रहे हो ना ये बात, तो वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस है। क्लियर, और ये विद रिस्पेक्ट टू अर्थ की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर हमने यही लिख रखा है कि एट t=0 पे m0 क्या है, हमारा इनिशियल मास ऑफ द रॉकेट है। देखो बिल्कुल ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक एक चीज़ क्लियर करूँगा आपकी यहाँ पर।
वी नॉट क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, इसकी बात हो रही थी टी इक्वल टू 0 पे। जब हमने टी इक्वल टू टी की बात करी तो एम क्या है हमारा इंस्टेंटेनियस मास है और वी क्या है हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है रॉकेट की, ठीक है। और इसमें हमने पता चल गया कि ये एम क्या है हमारा कम है इस एम नॉट से और ये वी ज़्यादा है इस वी नॉट से, ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। कितनी बात क्लियर है। अब इन स्मॉल इंटरवल टाइम ऑफ डी टी की जब हम बात करेंगे तब क्या होगा, देखो जब हम रॉकेट की बात कर रहे हैं एक स्मॉल इंटरवल के बाद, ठीक है, देखो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बिल्कुल ईजी है। ये रॉकेट बना दिया हमने इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमने कहा कि किसी टाइम इंटरवल कितना डी टी पे, मतलब ये था हमारे पास एट टी इक्वल टू टी पे। अब यहाँ पर एट हम टी कितना ले रहे हैं, एट टाइम कितना ले रहे हैं डी टी, ठीक है। स्मॉल चेंज हुआ तो टाइम पहले टी था, अब कितना हो गया होगा टी प्लस डी टी। मान लो पहले यहाँ पर कितना था 9 o'clock है, ठीक है, अब कितना हो गया मतलब 9:05, तो मतलब ये क्या हो गया इंस्टेंट 9 + 5 मिनट। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। वैसे तो बहुत ही स्मॉल इंस्टेंट की बात है, ये 5 मिनट की बात भी नहीं है, बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल लिया है हमने, ठीक है। अब देखो जब टाइम बढ़ गया थोड़ा सा डी टी इंटरवल के लिए लिया हमने, तो टाइम हो गया कितना एट टी इक्वल टू कितना हो गया, जल्दी से बताओ हमारे पास टी प्लस डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर जब टी प्लस डी टी हुआ तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से तो क्या हो रहा है हमारे पास, ये स्पीड जो है गैसेस की वो कितनी है वी जी है, ठीक है। यहाँ मास कितना रह गया m माइनस डी एम, बिकॉज डी एम कौन सा मास है, अब डी एम वो मास है जो डी टी इंटरवल में स्मॉल चेंज जो टाइम था हमारा उसके अंदर जो अब यहाँ पर जो फ्यूल बर्न हुआ वो तो ख़त्म हो गया ना रॉकेट से, तो वो फ्यूल बर्न हो गया। फ्यूल बर्न हो गया तो उसका वेट यहाँ से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यानी कि मास उसका निकलेगा कि नहीं निकलेगा, यहाँ से बताओ निकलेगा, ठीक है ना। तो कम होगा क्योंकि फ्यूल बर्न हो गया डी टी टाइम में, डी एम फ्यूल क्या हो गया बर्न हो गया, तो m माइनस डी एम रह गया मास, ठीक है। और ये डी एम कौन सा मास है फ्यूल का, और फ्यूल बर्न हुआ है, और बर्न हुआ है तो यानी कि वो क्या है गैसेस की फॉर्म में निकल रहा है, तो वो किसका हो गया एग्जॉस्ट गैसेस का मास हो गया। एक तरह से आप ये समझ सकते हो जो ये बाहर निकल रहा है, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है, अब देखो मास कम हुआ है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी कितनी डी वी, डी टी टाइम में डी वी वेलोसिटी क्या हो गई बढ़ गई, तो वी प्लस डी वी हो गया। बताओ समझ में आ रहा है या नहीं, क्लियर है। यही बात यहाँ लिख रखी है कि इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डी टी, डी एम क्या है हमारा स्मॉल डिक्रीज इन मास ऑफ रॉकेट, स्मॉल डिक्रीज इन मास हो गया रॉकेट का। पहले मान लो 50 था, अब कितना रह गया 50 माइनस 5 रह गया, ये समझ सकते हो आप, ठीक है ना। 5 kg क्या हो गया फ्यूल बर्न हो गया, इस तरीके से समझ सकते हो, ठीक। और यही जो डीएम जो हम कह रहे हैं जो इसमें से कम हुआ है वो है क्या मास ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, क्योंकि वो फ्यूल ही था, फ्यूल बर्न हुआ गैसेस निकली, तो वो गैसेस क्या है जितना जो फ्यूल का जो था मास जितना मतलब वो जला है तो वही क्या है हमारा एग्जॉस्ट गैसेस का मास है, तो मास ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस है वो बाहर निकल गया है ना उतना, समझ रहे हो, इस तरीके से आप समझ सकते हो। और वीजी क्या है हमारी वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू अर्थ है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब इसमें भी क्या कहानी करने वाले हैं हम, जैसे हमने कोलिजन के लिए किया था, जैसे कोलिजन में मतलब जब दो बॉल्स का कोलिजन किया था, ठीक है, ये इस यू वेलोसिटी से जा रहे थे, एक u1 था एक u2 वेलोसिटी से था, ये मास m1 था ये मास m2 था। आफ्टर कोलिजन क्या हो गया था, ये वेलोसिटी v से मूव करने लगी, एक v1 से एक v2 से, m1 मास और m2। तो हमने वहाँ पर क्या लिखा था जल्दी से बताओ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में जब हमने न्यूटन के थर्ड लॉ से ड्राइव किया था तो हमने क्या लिखा था बताओ, जल्दी से बताओ। टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो वो क्या था जल्दी से बताओ, क्या आया था वो, देखो वो आया था आपके पास m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू में m1 v1 प्लस में m2 v2। ये चीज़ आई थी या नहीं आई थी बताओ, आई थी क्या नहीं बताओ, यही था। तो यही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम क्या कंसीडरेशन लेके चल रहे हैं, हम कंसीडरेशन लेके चलेंगे इन दो केसेस की। क्यों लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ तो देखो t इक्वल टू 0 ही है, तो इसमें तो हम पता है मास कितना है, वेलोसिटी 0 ही है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब हम बात करें कि किसी इंस्टेंट पे देखा हमने, कोई टाइम था t, समझ रहे हो, एट टाइम, ऐसे कर लो यहाँ एट टाइम t, ठीक है। किसी टाइम t पे जब हमने देखा तो मास कितना है m है, वेलोसिटी कितनी है v है, ठीक है। तो मतलब इसका अपवर्ड मोमेंटम इस वाले केस का क्या होगा जल्दी से बताओ, जब जैसे हमने यहाँ m1 u1 किया तो इसका फॉरवर्ड मोमेंटम और ये वाला इसका बैकवर्ड मोमेंटम, तो ये कितना होगा mv। यहाँ हम लिख लेते हैं इस तरीके से, देखो यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो जी हम ये बात कर रहे हैं, ठीक है, mv, ये वाला mv हो गया यहाँ पर फॉरवर्ड वाला, प्लस में
ये वाला होगा इसका। जैसे हमने यहाँ 2 पोल्स का किया था ना, इनिशियल ये वाला कर लिया था, अब यहाँ पर हम इंस्टेंटेनियस वाला ले रहे हैं एक केस और एक dt के लिए केस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं पहले ये चीज़, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है गैसेस की, ये तो vg है, ठीक है। लेकिन मुझे जो यहाँ पर मास जो बर्न हुआ है ये नहीं मुझे पता अभी, क्योंकि मैं तो एक एट टाइम t देख रहा हूँ। तो मैं तो रॉकेट का मास देख लिया मैंने और ये वेलोसिटी देख ली, ठीक है, ये फॉरवर्ड हो गया। बैकवर्ड के लिए तो अभी मुझे पता ही नहीं है कि कितना मास यहाँ बर्न हुआ है। रॉकेट का मास तो हमें पता, क्योंकि ये चीज़ तो बर्न आउट हो ही जा रही है ना, ये हमें नहीं पता। अब आप कहोगे सर पहले इनिशियल मास अगर हमें पता है और ये वाला यहाँ इतना रह गया तो हमें पता चल जाएगा इसमें से माइनस करके कितना बर्न आउट हुआ है। हम ये कह रहे हैं कि इस चीज़ की कहानी इसको छोड़ो, अभी बात यहाँ की हो रही है एट टाइम t आपने रॉकेट में देखा मास इतना है, अब उस टाइम पे बर्न कितना हुआ ये तो नहीं है। अब आप या तो थोड़ी टाइम रुको, देखो कितना बर्न हो रहा है, वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं कि फिर हम थोड़ा सा टाइम रुके और हमने क्या देखा कितना बर्न हुआ, तो वो dm हमें पता चल गया, स्मॉल चेंज जो हुआ मास का उतना बर्न हुआ, और वही हमने इसमें से माइनस किया। समझ रहे हो यहाँ की कहानी। इसलिए यहाँ पर हम कुछ नहीं लेते, तो ये हम जीरो ही मान के चलते हैं, तो ये वाली कहानी हम लेते ही नहीं है। यहाँ पर इज इक्वल टू में ये वाली चलेगी। अब इसकी फॉरवर्ड की देखो, इसका मास कितना है, mv होता है ना, ये हमें मोमेंटम तो पता है ना, m माइनस dm हो गया मास, ये पूरा मास एक m हो गया, और एक पूरा v क्या है हमारे पास, ये v प्लस dv हो गया। ये इस वाले केस की पूरे सिस्टम की बात करें हम dt टाइम के लिए। प्लस एक और चीज़ होगी अब इसमें, जैसे यहाँ पर भी हम प्लस करते थे, इधर वाले का भी प्लस ही करते थे, तो यहाँ पर भी इसका ये फॉरवर्ड हो गया और इसका ये बैकवर्ड हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, कोई दिक्कत इसमें? इस चीज़ को ऐसे भी तो समझ सकते हो, एक कोलिजन वाली कहानी थी, जब मैंने गन का आपको बताया था, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन निकाली थी, तो ये बुलेट गई आगे, ठीक है। तो इसका गन का जो मास था हमारे पास, ठीक है, वो भी हमने लिया था m1 और सॉरी m2 लिया था, और ये वाला हमने बुलेट का लिया था मास m1। ये v1 वेलोसिटी ली थी इसकी, और ये वाली इसकी v2 ली थी जब ये बैकवर्ड आ रहा था इस तरीके से। तो इनिशियली तो ये रेस्ट पे ही थी, तो हमने क्या लिखा था m1 u1 प्लस में m2 u2 इज इक्वल टू में, अब फिर ये वाला लिया था हमने पूरा केस, जब गोली चल गई और ये बैक हो गई गन, ठीक है, तो फिर लिया था m1 v1 प्लस में m2 v2, अगर याद आ रहा है आपको तो ये भी यहाँ पर भी तो यही केस कर रहे हैं। मतलब मान लो कि जब भी गन नहीं चली, मान लो फायर नहीं किया, तब ये ले लिया, और आफ्टर गन चली तो ये वाला ले लिया। तो यहाँ पर भी यही कहानी कर रहे हैं हम। वो अलग बात है, वहाँ वो गन रेस्ट पे थी, अभी जो हमने लिया है यहाँ पर कंडीशन जो लिया है टी एट टाइम टी वाली, अब ये रेस्ट पे तो है नहीं, तो ये वाली कंडीशन ले ली। लेकिन इस बात को समझना है, बच्चे यही सोचते हैं कि चलो ये तो वाली तो चीज़ इनको डेरिवेशन में समझ में आती है कि ये एक मास हो गया, एक पूरी वेलोसिटी होगी, तो ये तो mv हो गया, फॉरवर्ड मोमेंटम हो गया। बैकवर्ड मोमेंटम में भी उनको यहाँ समझ में आता है कि मास dm है और वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर vg है, और ये बैकवर्ड में है डायरेक्शन वेलोसिटी की, क्योंकि रॉकेट फॉरवर्ड में मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन अपवर्ड है और ये इसकी बैकवर्ड होगी, तो ये माइनस साइन आ गया, उसकी वजह से ये भी समझ में आता है। यहाँ बच्चों को इस साइड नहीं समझ में आता कि ये तो सिर्फ mv लिख दिया, ऐसे आता है ना, ये सिंपली mv इज इक्वल टू में m माइनस dm। आप बुक्स वगैरह में भी देखोगे तो ये चीज़ लिखी होती है, ये आपके स्कूल में भी जब आपको करवाया होगा तो यही चीज़ ही होती है, ठीक है। तो ये माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास, dm vg आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये नहीं समझ में आता बच्चों को, यहाँ तो mv कर दिया ये, तो इसका ये बैकवर्ड मोमेंटम इस साइड क्यों नहीं लिखा, तो वो इसीलिए नहीं लिखा, इस बात को समझो, क्योंकि जब आप एट टाइम t देख रहे हो तो मास ऑफ द रॉकेट तो समझ में आ रहा है आपको, लेकिन जब t टाइम पे अब ये कितना बर्न हो रहा है ये तो नहीं पता ना आपको। अब क्योंकि एकदम से देख रहे हो, इंस्टेंटली देख रहे हो कि मास इतना है रॉकेट का, ठीक है। अब अगर आपको देखना है कि कितना बर्न हो रहा है तो थोड़ी देर रुक के देखो, थोड़ा टाइम कंज्यूम होने दो। तो हमने यहाँ dt टाइम कंज्यूम होने देखा, फिर देखा कि अच्छा इतना मास इसका बर्न हो रहा है। समझ रहे हो, मतलब कि जो फ्यूल हो रहा है वो इतना बर्न हो रहा है, जिसका मास ये है, और उसी के हिसाब से वो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही है उसी मास की। तो ये चीज़ समझनी है आपको। कई बच्चे समझते हैं यहाँ ये क्यों नहीं लिया मास इसका, ये बैकवर्ड में तो कुछ ना कुछ, जब इसकी वेलोसिटी है तो मास भी तो होगा। वो बात सही है, लेकिन आप खुद सोचो, जब हम किसी टाइम t पे देख रहे हैं तो अब ये तो नहीं पता हमें कितना है मास ऑफ द रॉकेट, तो हमें पता चल रहा है कितना है, ठीक है जी, लेकिन अब बर्न हो रहा है ना इधर, ये बैकवर्ड में जो गैसेस निकल रही हैं ये किसकी वजह से निकल रही हैं, फ्यूल बर्न हो रहा है जो, तो फ्यूल बर्न हो रहा है वही हम यहाँ पर मास लेंगे, क्योंकि गैसेस का मास वही होगा। तो वो तो अब उसके लिए तो रुकना पड़ेगा ना, थोड़ा देखना पड़ेगा कि हाँ, तभी आप ये कर सकते हो, अच्छा इतना यहाँ बर्न हुआ तो इसमें से ये इतना कम हो गया और इधर ये इतना बाहर निकल गया। बात को समझो मेरी बार बार, यही दिक्कत होती है बच्चों को, यहाँ नहीं समझ में आती। अगर कोई बच्चा दिमाग से लगा के डेरिवेशन कर रहा है या स्कूल में आपके करवाई जा रही है, तो आपने ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पूछा तो आपके दिमाग में आई नहीं ये बात, बताओ। अगर यहाँ हम कर रहे हैं ये फॉरवर्ड या बैकवर्ड, तो इस वाले केस को जब हम इधर लिख रहे हैं तो सिर्फ हम फॉरवर्ड का लिख रहे हैं, बैकवर्ड का क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि टाइम टी इंस्टेंट की बात हो रही है। इंस्टेंट टाइम में हमें क्या पता कितना बर्न हो रहा है या नहीं। फ्यूल बर्न अगर हो रहा है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ना थोड़ा टाइम, तो कितना बर्न हो रहा है। तो उसके लिए हमने क्या किया, dt टाइम को कंसीडर किया कि चलिए कुछ dt टाइम ले लेते हैं, स्मॉल चेन टाइम का लेते हैं, फिर देखते हैं अब कि कितना बर्न हो रहा है। बात इतनी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ। क्लियर है इतनी बात? ये चीज़ ऐसी है जैसे एक
बंदा पानी पी रहा है मान लो, ठीक है, पानी पी रहा है, ठीक है। अब आपको नहीं पता उसने कितना पानी पी लिया, समझ रहे हो? आप आए, आपने देखा कि कितना पानी पिया, अब आपको क्या पता वो गिलास पूरा भरा हुआ था या आधा था या क्या था, है नहीं तो कई बच्चे अभी आंसर करेंगे कि गिलास को देख लेंगे आधा है तो कहेंगे आधा पानी पी लिया, मान लो वो था ही आधा पहले थी या थोड़ा सा उससे ज़्यादा था, तो आप कैसे पता चलेगा कितना पानी पिया? आप उसको देखोगे ना खड़े होके वहाँ पे कि अच्छा इतना पानी पिया है, तब आपको पता चलेगा। वो वाली बात ही हो रही है यहाँ। अब यहाँ फ्यूल कितना बन हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? अब एट टाइम टी तो आप पहुँच गए देखने क्या है मास रॉकेट का, वो पता चल गया आपको, लेकिन अब बर्न कितनी हो रही है कैसी, ये फ्यूल कितना बर्न हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? तो रुकना पड़ेगा ना। तो dt टाइम हम रुके, देखा क्या हमने, इतना बर्न हो रहा है, उसके हिसाब से वेलोसिटी भी बढ़ रही है उसकी, समझ रहे हो? मास कम वेलोसिटी बढ़ेगी, और यहाँ पर जितना मास कम हुआ है वही मास क्या हो रहा है, यहाँ बाहर से एग्जॉस्ट हो रहा है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ? क्योंकि ये m जो है हमारा, जो dm है, ये क्या है, स्मॉल डिक्रीज इन मास ऑफ रॉकेट, और यही जो डिक्रीज हो रहा है यही क्या है, मास ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेज है जो बाहर निकल रहा है। क्योंकि डिक्रीज इन मास ऑफ रॉकेट क्यों है? क्योंकि फ्यूल बर्न हो रहा है वो, ठीक है, फ्यूल बर्न हो रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है मास रॉकेट का, ठीक है। अब रॉकेट का साइज़ थोड़ी कम हो रहा है, रॉकेट में से क्या चीज़ कम हो रही है कि उसका मास कम हो रहा है? फ्यूल ही कम हो रहा होगा ना। तो वो फ्यूल ही जो कम हो रहा है वो बाहर किस में निकल रहा है, गैसेज के फॉर्म में निकल रहा है, तो मास ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज है। बताओ ये बात समझ में नहीं? यही चीज़ थी इसमें समझने की, बाकी तो कुछ नहीं थी कहानी, बाकी आपको सब आता ही है। बताओ ये चीज़ मेन थी, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। तो ये चीज़ समझ में आई। अब बस ईजी आगे तो करना। तो देखो एम वी हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, एम को इस पूरे से करो, एम वी प्लस में एम डी वी हो गया। अब इस माइनस डी एम को इससे करो तो माइनस का ये वी डी एम हो जाएगा, और इस डी एम को डी वी से करो तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया आपके पास डी एम डी वी, और ये माइनस का यहाँ पर डी एम और ये वी जी तो है। ये मल्टीप्लाई करना आता है ना, पहले एम को कर दिया इस पूरे से, फिर माइनस डी एम को इस पूरे से कर दिया, ऐसे लिखा है, और ये माइनस का डी एम वी जी तो है ही है यहाँ, ठीक है। अब देखो आप खुद सोचो, ये एम वी इधर ले जाओ, एम वी माइनस में एम वी, और इधर क्या बच गया, ये एम डी वी माइनस का वी डी एम, और ये वाला जो डी एम डी वी है ना, देखो इसको निगलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पर ये लिख लेते हैं बस माइनस का डी एम वी जी। अब इसको क्यों निगलेक्ट करेंगे? देखो यहाँ मास भी कम है, वेलोसिटी भी कम है, स्मॉल वैल्यूज़ होती है ना डी एम डी वी, जहाँ डी डी लगता है स्मॉल वैल्यूज़ होती हैं। तो स्मॉल वैल्यूज़ जब दो मल्टीप्लाई होती है तो और कम वैल्यू आती है। देखो इसका एग्जांपल बेस्ट देता हूँ, जैसे मान लो एक 0.4 है वैल्यू और एक 0.2 है वैल्यू, तो अब ये जो दो मल्टीप्लाई होंगी ना स्मॉल वैल्यूज़, ये और कम आएंगी। देखो कितना होगा, 0. अपना इस तरीके से करते हैं ना इसको, कितना होगा ये 4 2 8 हो गया। और अब देखो एक पॉइंट इधर से छोड़ के एक पॉइंट, तो टोटल कितने हो गए, 2 पॉइंट। तो अब यहाँ पॉइंट लगेगा 2 पॉइंट छोड़ के, तो एक 0 पॉइंट इस तरीके से लगेगा, तो 0.08 आ रहा है। तो खुद सोचो 0.08 तो बहुत छोटा हो गया, 0.4 से भी बहुत छोटा है और 0.2 से भी छोटा है। तो मतलब क्या, दो छोटी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके और छोटी वैल्यू आती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे। तो इसको हम यहाँ लिख भी सकते हैं डी एम डी वी अप्रॉक्सीमेट हम 0 लेके चलेंगे, ठीक है, यानी कि निगलेक्ट स्मॉल वैल्यूज़, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट इसको ऐसे लेके चल रहे हैं, निगलेक्टिंग स्मॉल वैल्यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पर। बात इतनी क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई आपके पास। अब देखो एम वी से तो ये एम वी कट गया, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ तो 0 आ गया ना, ये 0 आ गया, तो ये बचा हमारे पास एम डी वी माइनस में वी डी एम माइनस का डी एम वी जी, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये माइनस का एम डी वी इधर आ जाएगा, मतलब ये प्लस है तो इधर जाके माइनस हो गया। अब इधर देखो ये दोनों वैल्यूज़ बची, माइनस का वी डी एम माइनस का डी एम वी जी। तो यहाँ से क्या करो आप, माइनस का डी एम कॉमन ले लो। तो जब आप माइनस का डी एम कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा क्या, ये वी प्लस का बन जाएगा और ये प्लस का वी जी बन जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का एम डी वी, ठीक है। तो यहाँ देखो माइनस से ये माइनस कैंसिल, तो ये आ गया एम डी वी इजकल टू में डी एम वी प्लस में वी जी, ठीक है जी, ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। अब इसमें हम बात करेंगे, देखो ये जो वी जी हमने ली थी यहाँ पर, ये क्या थी, हमने क्या बोला था, वेलोसिटी क्या है, ये एग्जॉस्ट गैसेस की है, ठीक है। अब हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, देखो ये सब कुछ आपको समझाने के लिए था तो इसको ऐसे कर देते हैं हम, ठीक। यहाँ पर देखो हम लिखेंगे, हम इसमें कंसीडर करेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी है बैकवर्ड वाली, u मान के चलेंगे, u इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। समझ रहे हो, रिलेटिव वेलोसिटी तो पता है ना क्या होगी, ये जो अर्थ वाली वेलोसिटी है तो क्या आप बाहर से देख रहे हो, अब रॉकेट के अंदर हो आप, तो ये जो गैसेस बाहर निकल रही हैं वो आप देख रहे हो तब, क्योंकि रॉकेट के रिस्पेक्ट में देखो तो आप रॉकेट में हो, मान लो रॉकेट से देख रहे हो कि ये किस वेलोसिटी से बाहर निकल रही हैं, तो उसमें ऑब्वियस ही बात है ये वाली वेलोसिटी का भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है जो रॉकेट के जिसमें आप बैठे हो, क्योंकि ये इधर जा रहा है और ये इधर निकल रही है। तो आपको कैसी दिख रही है वो वेलोसिटी निकलती हुई, मतलब वो गैसेस की वेलोसिटी कैसी दिख रही है, ये चीज़ है। जैसे आपको ऐसे बोला गया था, जैसे मान लो आप कार में हो, ठीक है, कार ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक कार ऐसे जा रही है, आप इस कार में हो, तो इसकी वेलोसिटी है 60 की और इसकी भी कितनी है 60 की है।
तो ऑब्वियस बात है ये अब आपको 60 की तो बाहर से दिख रही है, ठीक है ना, लेकिन जब आप कार में हो तो क्या है 60 की दिखेगी, ये इधर जा रहा है आप इधर जा रहे हो, तो इसकी 60 तो दिख ही रही है आपको, अपनी 60 भी इसमें ही लगेगा, आपको लगेगा कि ये जो है डबल स्पीड से जा रही है पीछे, क्योंकि 60 से आप इधर जा रहे हो, 60 से ये इधर जा रही है, तो आपको लगेगा ये किसने जा रही है इधर पीछे, डबल स्पीड से जा रही है। समझ पा रहे हो रिलेटिव वेलोसिटी की कहानी, तो पहले अगर आपने देखा होगा तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर u को क्या मान लेता हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेज विद रिस्पेक्ट टू किसके, रॉकेट के स्पीड से। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इफ़ u इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेज विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ठीक है, रॉकेट के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगी, देखो आपको पता ही है रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है अगर हमें एग्जॉस्ट गैसेस की विद रिस्पेक्ट टू क्या है, रॉकेट है, तो विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट की कितनी वेलोसिटी थी हमारे पास, v मान ली थी हमने, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको क्या करनी है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है जब हम निकाल रहे हैं तो एग्जॉस्ट गैसेस वाली किस डायरेक्शन में थी, अपोजिट में थी, तो ये माइनस आएगा, देखो ना ये v ऐसे जा रहा था, vg ऐसे हो रहा था, तो ये vg माइनस का लिख दिया मैंने, और माइनस साइन तो आपको पता ही है, आता ही है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जब एग्जॉस्ट गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट निकाल रहे हैं तो एग्जॉस्ट की माइनस में किसकी करते हैं हम, जल्दी से बताओ, जिसके रिस्पेक्ट में होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ये वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस माइनस वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, ये ऐसे निकला है, ठीक है। बात बताओ समझ में आ रही है कि नहीं, बताओ कोई परेशानी, यहाँ तक बताओ कोई परेशानी है तो, क्लियर हो रही है कहानी, ठीक है। तो मेन बात यहाँ पर आपको समझनी थी जो ये बताई थी मैंने कि यहाँ पर कैसे ये चीज़ हुई है, ठीक है, इसी पे ध्यान देना था मेन, क्योंकि यही नहीं बच्चों को समझ में आता, और अगर समझ में आ जाता है तो उन्होंने सोचा नहीं होता ये चीज़, ठीक है, तब होता है कि लॉजिकली नहीं सोचते, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक, क्लियर है इतनी बात, बताओ। तो करें अब आगे इसको, तो देखो जरा अब हमें मेन बात क्या करनी है यहाँ से, देखो ये समझ में आ गया, वेलोसिटी ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस vg है और माइनस में वेलोसिटी ऑफ रॉकेट v है, और ये माइनस का साइन इसलिए लगाया क्योंकि ये बैकवर्ड में थी, अपोजिट डायरेक्शन में थी, ठीक है। तो यहाँ से मैं अगर माइनस कॉमन लूँ तो ये vg प्लस का बन जाएगा और ये प्लस का v बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें ये vg प्लस v को मैं v प्लस vg भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो ये माइनस का u बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो इस चीज़ को कि इसको अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन मानूँ और इसको मैं यहाँ पर सेकंड मान लूँ, तो मैं करूँ अगर पुट सेकंड इन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये सेकंड है, ये वाली हमारी फर्स्ट है, इसमें सेकंड पुट करें तो v प्लस vg है हमारे पास, वो माइनस u के इक्वल है, तो यहाँ माइनस u पुट करेंगे, तो देखो ज़रा क्या होगा, आ रही है बात समझ में। देखो जो नीचे इक्वेशन थी फर्स्ट, वो मैं लिखता हूँ क्या है, m dv इज़ इक्वल टू में dm v प्लस vg है वहाँ, ठीक है। तो v प्लस vg की जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ माइनस का u रख देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, माइनस का u dm, और ये क्या आ गया हमारे पास m dv। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ इसमें कोई दिक्कत। तो यहाँ से देखो आप dv की जो वैल्यू है वो क्या आ गई, माइनस का u dm बाय m आ गई, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या, हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, छोटा इसलिए लग रहा हूँ कि यहाँ पर जगह कम है। तो देखो dv की जो इंटीग्रेशन होगी वो कहाँ से होगी, v नोट से v होगी, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी ये है हमारी और किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी v है, ठीक है। इज़ इक्वल टू में माइनस का u, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है ना ये कांस्टेंट होती है, ये याद रखना है। रिलेटिव वेलोसिटी जो है एग्जॉस्ट गैसेस की विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और ये यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी कि मास तो कम ज़्यादा हो ही रहा है, तो ये मास हो रहा है m नोट से m जा रहा है, ठीक है। पहले m नोट था और m है अब, ठीक, क्लियर है इतनी बात। अब देखो dv की इंटीग्रेशन क्या होती है, v होती है, तो ये लिमिट पुट करेंगे यहाँ, ये v नोट है, ये v है, और माइनस u, अब dm बाई m, तो आपको पता है 1/x dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, बताओ जल्दी से, log x होती है, ये चीज़ पता है या नहीं बताओ। इंटीग्रेशन 1/x की क्या होती है, log x, तो यहाँ भी ये 1/m है, तो 1/m अगर है तो बताओ क्या हो जाएगी, ये log m, ठीक है। और ये लिमिट आ जाएगी यहाँ पर क्या, m नोट से m। बताओ समझ में आ रही है बात या नहीं, क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर हमें पता है फाइनल लिमिट माइनस में इनिशियल, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल v माइनस v नोट हो गया यहाँ, और ये माइनस का u है, और ये हो जाएगा आपके पास log m माइनस में log m नोट, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ सॉल्व कैसे कर रहे हैं, देखो ये समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, ये मान लो माइनस हमें ख़त्म करना है इसमें, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लूँ, तो देखो अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा यहाँ से तो क्या होगा, देखो माइनस u तो है ही है यहाँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने ये माइनस बाहर ले लिया एक, ठीक है। तो यहाँ पर एक माइनस आ गया ये, ठीक है, माइनस बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा आपके पास, अब
log ये वाला m नॉट प्लस का हो जाएगा और ये वाला log माइनस का हो जाएगा। चेंज हो जाएंगे ना साइन। समझ पा रहे हो बात को या नहीं, बताओ, क्लियर हो रही है बात? माइनस बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये माइनस अगर मैंने यहाँ पर लगाया होता है इसमें, तो आप खुद सोचो ये अंदर वाले साइन चेंज होते हैं। ये प्लस का हो गया log m नॉट और log m क्या हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से, ये तो v माइनस में v नॉट तो है ही है, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको, अब देखो यहाँ पर ये v माइनस में v नॉट है, दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये u बन गया। अब देखो आपको पता है कहानी log m नॉट माइनस में log m, ठीक है। जब भी ये कहानी होती है तो log के आपको पता ही है किस तरीके से ये करते हैं हम। log है ये m नॉट और ये माइनस में m है, ठीक है। तो m नॉट अपॉन में m आ जाता है, पता है ये बात, क्योंकि अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस में क्या हो जाती है कहानी, log, अगर नहीं पता किसी को उसके लिए बता रहा हूँ, log m नॉट माइनस log m है तो m नॉट बाई m हो जाता है log में। और अगर ये प्लस होता तो ये मल्टीप्लाई होते, log m नॉट इंटू m होता अगर यहाँ प्लस का साइन होता। आ रही है बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम जब v की वैल्यू निकालेंगे तो ये v नॉट इधर जाके क्या बन गया, प्लस का, और ये प्लस का क्या बन गया, u, और ये आपके पास log ये आ गया m नॉट बाई में m। m नॉट क्या है आपके पास, इनिशियल मास, और m क्या है, इंस्टेंटेनियस मास है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस मास है। कितनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। तो ये आपके पास वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, जो कि गेन की है किसने, बताओ, किसने गेन की है, रॉकेट ने, ठीक है। अब देखो इसमें अगर मान लो v नोट अगर 0 ले लें हम, ठीक है, अगर v नोट 0 ले लें, मैं ये चीज़, ये कहानी जो है ना यहाँ बता रहा हूँ अब आपको, ठीक, यहाँ से यहाँ आगे, ठीक, यहाँ आ गए यहाँ से, ठीक। अगर v नोट हमारे पास 0 एट टाइम t इक्वल टू 0 है, तो v नोट 0 है, तो v इक्वल टू क्या बन जाएगा, u log में m नोट बाई में m। अब ये नेचुरल log है, नेचुरल log अगर न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हम देखें तो नेचुरल log को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगा देंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये u आ जाएगा और ये log बेस 10 आ जाएगा और ये m नोट बाई में m ही रहेगा। और ये बात समझ में, log बेस 10 क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो log जो नेचुरल log है वो log 10 में चेंज हो गया। और अब आप इजीली log टेबल में देख के वैल्यूज़ को सोल्व कर सकते हो। मान लो m नोट m कुछ भी होगा उसको डिवाइड करके फिर log 10 जो है टेबल में आप देख सकते हो कि कितना बनेगा, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आई है कोई? थोड़ा सा देख लो, होच पोच सा हो गया, लेकिन समझ लेना कि कैसे बताया मैंने ये सब आपको, ठीक है। बात करते हैं बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट। बर्न आउट स्पीड ऑफ द रॉकेट क्या है कि जब पूरा का पूरा फ्यूल बर्न हो गया उस टाइम पे कितनी स्पीड अटेन की हुई है रॉकेट ने, ठीक है, वो कैसे निकलेगी। तो यही चीज़ लिखी है, द स्पीड एक्वायर्ड बाय द रॉकेट व्हेन द होल ऑफ इट्स फ्यूल गेट बर्न। जब पूरा का पूरा फ्यूल क्या है जी, बर्न हो गया, तब क्या होगी कहानी। तो उसमें क्या होगा बताओ ज़रा। ये थी ना हमारे पास v इक्वल टू में u log में m नॉट बाय में m। तो ये फॉर्मूला आपके पास v इक्वल टू में u, तो v इक्वल टू में u log m नॉट बाई m है ना, तो m नॉट तो इनिशियल मास हो गया। अब जो इंस्टेंट मास था हमारा ये m, ये किस में चेंज हो जाएगा, mr में, दैट इज़ अ रेजिडुअल मास। रेजिडुअल मास क्या है, बचा हुआ मास जो होता है, ठीक है। तो mr क्या है हमारा, रेजिडुअल मास ऑफ द रॉकेट, यानी कि जो रह गया, ठीक है। और यहाँ पर ये जो वेलोसिटी होगी, बर्नट आउट वेलोसिटी, दैट इज़ अ मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। तो मैं इसको भी लिख देता हूँ यहाँ पर, vb क्या है हमारे पास, इज़ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, क्योंकि उस टाइम पे है ये वेलोसिटी जब पूरा का पूरा फ्यूल बर्न है उस टाइम पे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम ये स्पीड अटेन करेगा, ठीक है। और mr क्या है हमारे पास, क्या है, रेजिडुअल मास। रेजिडुअल मास क्या है, जो बच गया मास, ठीक है। तो रेजिडुअल मास ऑफ द रॉकेट, क्लियर है, ठीक है। तो ये भी पता चल गया आपको, vb भी पता चल गई क्या है इसमें, बस ये चेंज था और तो कुछ नहीं था, ठीक है। अब न्यूमेरिकल पर्पज़ के लिए क्या करोगे, यहाँ पर log बेस e है, इसको चेंज करके ये भी लगा सकते हो आप। तो इसका फॉर्मूला जो है हमारे पास ये भी बन सकता है। और vb इज़ इक्वल टू में 2.303 u log बेस 10 m नॉट बाय में mr, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात करते हैं हम थर्स्ट ऑन द रॉकेट। थर्स्ट ऑन द रॉकेट हम कैसे निकालेंगे, देखो ऑब्वियस सी बात है, ये अपवर्ड जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अपवर्ड जा रहा है तो किसी फोर्स से ही जा रहा होगा। जब इसमें एक्सेलरेशन है तो मास भी एक्सेलरेशन भी, तो फोर्स है ही है, समझ रहे हो इतनी बात। तो मतलब ये देखो ना आप, इस तरीके से है ये, इस तरीके से यहाँ मैंने बना दिया, ये रॉकेट बना दिया हमने इस तरीके से, ठीक। थ्रस्ट क्या है, ये अपवर्ड थ्रस्ट लगती है इसके अंदर, ठीक है ना, अपवर्ड थ्रस्ट। तो ये फोर्स हो गई हमारे पास, जिसे हमने बोला अपवर्ड थ्रस्ट है, ठीक है। तो इट इज़ द फोर्स विद विच द रॉकेट मूव्स अपवर्ड, जिसकी वजह से ये अपवर्ड मूव करता है। थ्रस्ट क्या है, एक नॉर्मल फोर्स, और यहाँ अपवर्ड थ्रस्ट है तो मतलब ऊपर की तरफ जो नॉर्मल फोर्स लग रही है, ठीक है।
तो इट इज़ द फोर्स विद विच द रॉकेट मूव्स फॉरवर्ड, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। थ्रस्ट क्या है, फोर्स ही, नॉर्मल फोर्स को थ्रस्ट बोलते हैं, और ये अपवर्ड थ्रस्ट है क्योंकि ये जो नॉर्मल लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो ये थ्रस्ट हम कैसे निकालते हैं, देखो इसमें क्या करना है हमने, जो हमारे पास ये इक्वेशन बनी है ये वाली, देखो ज़रा यहाँ पर, जब हमने पुट सेकंड किया था इन फर्स्ट में तो ये इक्वेशन आई थी ना, इसको थर्ड मान लो, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, देखो इस केस के लिए डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय dt, तो dt से डिवाइड कर दो बोथ साइड, ठीक है ना। तो हम यहाँ देखो क्या करेंगे, तो यहाँ लिख देना डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन थर्ड बाय dt। तो देखो क्या होगा, थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, ये रही mdv, तो मतलब mdv बाई dt हो गया, ये डिवाइड कर दिया। और क्या फिर ये है हमारे पास माइनस का udm, तो ये मैंने थर्ड में माइनस इधर ले लिया था ना, तो ये वाली मान लो आप थर्ड, ठीक है, एक ही बात है, बस माइनस यू यहाँ लिख दिया, तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये माइनस का u और ये dm बाई में dt, ये हो गया आपके पास। बताओ dt से डिवाइड कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो dv बाई dt क्या है हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, विद चेंज इन टाइम। तो ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, एक्सेलरेशन होता है, तो ये ma हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास माइनस का u dm बाई dt। और यहाँ ये m में क्या है, फोर्स होती है, तो ये कौन सी फोर्स है, अब थ्रस्ट या थ्रस्ट वाली फोर्स है, माइनस का u dm बाई dt, ये आ गई हमारे पास थ्रस्ट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ इसमें कोई दिक्कत। अब इसमें ये जो dm बाई dt है, यू तो आपको पता क्या आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेज है, और dm बाई dt क्या है, ये क्या है, ये क्या है, रेट ऑफ कंबशन है गैसेज का। रेट ऑफ कंबशन क्यों है, कि कितना मास बर्न हो रहा है कितने टाइम में, वही तो कंबशन हो रहा है गैसेज का, वही तो कंबशन हो रहा है फ्यूल का। तो ये क्या है, रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल है कि dm बाई dt, कितना मास कितने टाइम में बर्न आउट हो रहा है। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, रेट ऑफ कंबशन होता है dm बाई dt, ये चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। अब मेन इसमें बात करते हैं एक्सेलरेशन क्या होगा रॉकेट का, अगर आपके लिए निकालने के लिए आ जाए एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। तो इसमें सिंपल सी कहानी है, देखो क्या, देखो इसमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको। ये रॉकेट है, ये अब थ्रस्ट लग रही है, ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर क्या लग रहा होगा, बैकवर्ड भी एक फोर्स होगी, वो क्या होगी हमारी mg होगी, क्योंकि ये क्या है, ग्रेविटेशन के इफेक्ट में है ये नीचे, इसका वेट जो लग रहा होगा, और ये अपवर्ड फोर्स लग रही है इसकी, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो इसमें एक्सेलरेशन अब किस तरीके से हम निकाल सकते हैं, देखो यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने। अब देखो ये मूव इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यानी कि ये वाली अप थ्रस्ट वाली जो फोर्स है ये क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ अप थ्रस्ट कर दूँ, यहाँ भी क्या है, ये थ्रस्ट है। तो यहाँ पर देखो एफ थ्रस्ट बड़ी होगी, ऑब्वियस ही बात है, तभी एक्सेलरेशन इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये बड़ी होगी। तो ये पहले लिख दी मैंने माइनस में ये वाली mg इज इक्वल टू में क्या होगा, नेट फोर्स ma। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। इसी तरीके से तो हम करते थे, लिफ्ट वाले में भी हमने ऐसे ही किया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी हमने वही किया, एफ थ्रस्ट ये है और माइनस mg ये किया। अब नेट क्या फोर्स लग रही है इसमें, ma लग रही है, तो यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एफ थ्रस्ट पता है हमें, mg पता है, तो निकाल सकते हैं। m क्या है यहाँ, मास ऑफ रॉकेट है, क्लियर है बात। तो इससे हम एक्सेलरेशन यहाँ से निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये क्वेश्चंस में यूज़ होगा जहाँ एक्सेलरेशन निकालने के लिए आएगा। बताओ समझ में आया या नहीं। ये था प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो नहीं समझ में आया जिसको, वो एक बार और वीडियो देख लो दोबारा से, ठीक है। मेन है कंसेप्ट को समझो, ठीक है ना। कंसेप्ट समझोगे तो भूलोगे नहीं आप। फिजिक्स देखो ईजी कब लगेगी, जब कंसेप्ट समझ में आने लग जाएंगे आपको। ऐसे रटोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो मुश्किल ही लगेगा। कंसेप्ट समझ में आएगा तो मज़ा आएगा। क्लियर, ओके, थैंक यू।